अगर कोई भी अपना करियर अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग में बनाना चाहता है, दुनिया में कहीं भी काम करना चाहता है, तो मैं उन्हें मार्गदर्शक पे, जैसे मैंने कभी अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग किया था, वैसे ही अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग आने वाली है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, मैं उसकी पढ़ाई अभी से कर रहा हूं और मैं भारत के गिने चुने लोगों में होऊंगा जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की पढ़ाई करवाएंगे। फिर मैं दोबारा से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की पढ़ाई करवाऊंगा। तो जब मैं यहां से देखता हूं तो अब हम बिश्नोइयों के पास एक ऐसा मौका आने वाला है कि हम दुनिया में अगर हम ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, हमारे हाथ में ग्लोबली एक साइनिंग पावर आ जाएगा कि आप जर्मनी में अगर कोई पेड़ काट रहा है, अगर कोई वाटर पॉल्यूट कर रहा है, अगर कोई हवा पॉल्यूट कर रहा है, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट में वो ब्यौरा देंगे कि उन्होंने जो मुनाफा कमाया वो कितना पॉल्यूशन करके कमाया, कितना। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर मैं जिन्हें बुला रहा हूं, उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इस ज्ञान परंपरा में अनेकों ऐसे मनीषी हुए, अनेकों ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने इस भारतीय ज्ञान परंपरा की जो धारा है उस धारा को जाना, समझा और अपने अपने स्वरूप में उन्होंने आम जनमानस के सम्मुख उस भारतीय ज्ञान परंपरा को रखा। भारतीय ज्ञान परंपरा का ऐसे ही एक बहुत बड़े नक्षत्र हैं जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं। हमारे जो विश्नोई समाज है, विश्नोई समाज में जामाणी जो साहित्य है, जाम्बोजी की जो विचारधारा थी, जो हमारे पंथ के नियम सिद्धांत, उन सभी का रजनीश ओशो से परिचय करवाने वाले जो पहली शख्सियत थे वो रायसिंह नगर तहसील के गांव 57 NP के स्वर्गीय श्री हनुमान जी धारणिया थे, जिन्होंने पहली बार रजनीश ओशो को उन्होंने एक शब्दवाणी का, जिसे हम गोटका कहते हैं, शब्दवाणी भेंट कर उन्हें प्रथम बार गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियमों, सिद्धांतों और जामाणी साहित्य से उनका परिचय करवाया था। उन्होंने भी अपना जो जीवन है वो जीवन बहुत सरलता, सहजता के साथ जिया और उनकी जो वैचारिक शैली थी वो बहुत उत्कृष्ट थी। वे रायसिंह नगर क्षेत्र में स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं की परंपरा का निर्वहन करते हुए आज उन्हीं के पौत्र श्री अमित जी धारणिया हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं ये चाहूंगा आप सभी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अमित जी धारणिया, अमित धारणिया ग्लोबल एकेडमी देहरादून के संस्थापक और CEO है, जो 10वीं, 11वीं और 12वीं के बाद छात्रों को यूके चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री, जिसे ACCA के नाम से जाना जाता है, प्रदान करते हैं ताकि वे वैश्विक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके, उद्यमी बन सके और कहीं भी काम करने के अवसर के साथ साथ अपना खुद का व्यवसाय कर सके। ACCA से जो योग्य व्यक्ति होता है वह भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर सकता है, विदेशी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम काम कर सकता है और यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर और खाड़ी देशों के 30 से अधिक देशों के अंदर CA के रूप में कार्य कर सकता है। आप अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन पर एक लेखक और आप एक कॉरपोरेट प्रशिक्षक हैं। आपने KPMG BDO, TMF ग्रुप जैसे बड़े कॉरपोरेट्स के साथ काम किया है और पिछले 14 वर्षों में आपने 10,000 से ज्यादा CA को ट्रेंड किया है। आप स्कूल के तुरंत बाद युवाओं को वैश्विक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का अवसर देने के लिए 2019 से देहरादून में अपना एक संस्थान बनाकर कार्यरत है। वर्तमान में 100 से अधिक छात्र उनके मार्गदर्शन में देहरादून में और घर से ऑनलाइन और रिकॉर्डेड कक्षाओं के माध्यम से वैश्विक CA की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसे ACCA के नाम से जाना जाता है। श्री अमित जी धारणिया। धन्यवाद संदीप जी। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जामो जी महाराज की कृपा से लालासर साथरी की इस पावन धरा पर डॉक्टर सचिदानंद जी महाराज के सानिध्य में और समस्त गुरुजनों
की उपस्थिति में और समाज के गणमान्य जो विभूतियां हैं, डॉक्टर LR बिश्नोई, IPS राजेंद्र जी, RP सिंह और सभी महानुभाव जो मंच पर उपस्थित हैं, और माता पिता तुल्य धर्म प्रेमी जो इस धरा की शोभा को बढ़ा रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम। और सभी युवा जन, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी समान सभी युवा जो इस मन से एक उम्मीद को लेकर बैठे हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी रोशनी होगी, जो सभी महानुभावों के मार्गदर्शन से उनको भी एक रास्ता मिलेगा। मेरा नाम अमित धारनिया है और मेरा पैतृक गांव 57 NP रायसेन नगर के पास है। मेरी जो पारंपरिक शिक्षा थी, जो इनिशियल पढ़ाई मैंने की, वो मेरे माता जी के जो फूफा जी है, नाना जी बुद्धराम जी लोम रोड, उन्होंने मुझे स्कूली शिक्षा में प्रवेश दिलवाया और मैं रायसेन नगर में उनके पास रह के पढ़ा करता था। तो उन्होंने शुरुआत में मुझ में पढ़ाई के लिए बीज डाले और मैं स्कूल ना जाने की जिद कर रहा था, थोड़ा जिद्दी हूँ, तो उन्होंने मुझे मतलब जो हमारे यहाँ तरीका होता है वही तरीका उन्होंने भी अपनाया स्कूल भेजने के लिए, और एक थप्पड़ मुझे रसीद कर दिया। तो मैं इतना जिद्दी था कि उसके बाद मैंने स्कूल मिस नहीं किया। मैंने कहा कि चाहे मुझे बुखार है, चाहे मुझे जुकाम है, मैं स्कूल तो जाऊंगा। तो बोलते थे आज तुझे बुखार है, तू आज रहने दे। मैं उन्हें वही दिन याद दिलाता था कि आपने मुझे उस दिन थप्पड़ क्यों मारा। आप मुझे सीधा सीधा भी कह सकते थे स्कूल जाना बहुत अहम है, पर वो चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को बदला, वो जिद ने भी मेरी ज़िंदगी को बदला। मुझे ये समझ में आया कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हमने जिद कर ली। तो जिद करना जरूरी है। जिद हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। हम जिद अपने ऐसे शौक पूरा करने के लिए करते हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर इस बार माता पिता ने मोबाइल नहीं दिलवाया तो हम पता नहीं क्या ही कर देंगे। अगर इस बार हमें बाइक नहीं दिलवाया तो हम पता नहीं क्या ही कर देंगे। एक जिद होती है आपकी तरक्की के लिए कि आप देश के गिने चुने महान लोगों में शामिल होना चाहते हैं। एक जिद है आप एक महान विचारक बनना चाहते हैं, आप देश सेवा कर सकते हैं, आप पढ़ाई में आगे आके युवाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह की जिद कर सकते हैं। तो आपको सोचना ये है कि आप चाहते क्या हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती है। जब मैं पैदा हुआ था उसके अगले साल ही दादाजी USA चले गए थे ओशो के साथ, और 10 साल की उम्र में जब दादाजी वापस आए तो 1 साल बाद पिताजी को खो दिया। दादाजी ने हमें सबसे करीबी जो भी ICC स्कूल था, उस टाइम हिसार में हुआ करता था, तो उन्होंने हमें हॉस्टल में वहाँ पे एडमिशन करवा दिया। और 2000 तक जो हमारी शिक्षा रही वो दादाजी के प्रेरणा में और उनके सहयोग से रही। जैसे ही मैं 10th के एग्ज़ाम दे रहा था तो दादाजी का स्वर्गवास हो गया, और हमें वो बहुत बड़ा झटका लगा कि मतलब जो सिर के ऊपर जो साए हैं वो उठते चले जा रहे हैं। पर चाचा जी का सहयोग रहा बाद में मेरी पढ़ाई में, उन्होंने साथ दिया और उन्होंने मुझे खेत जाने से वो मना करते थे। वो बोलते थे कि ये मैं संभाल लूँगा, तू तेरी पढ़ाई कर। तो 11th में यादविंद्रा पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में एडमिशन लिया। 10th तक IAS बनने का सपना था। बीच में जैसे ही मतलब दादाजी के गुजरने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा क्रेज था, तो कुछ लोगों ने सपना ही बदल दिया। तो हम अब मुझे कई बार लगता है कि हमें मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए, सलाहकारों से कि मार्गदर्शकों से। आज इस मंच पर बहुत सारे मार्गदर्शक बैठे हैं जिनसे हम अपना मार्ग प्रशस्त करवा सकते हैं। कई बार हम सलाहकारों से सलाह ले लेते हैं। मेरा पड़ोसी कह रहा था ये कर ले, मेरे घर में चाचा ताया ये कह रहा था ये कर ले, वो नाराज हो जाएंगे, कोई नाराज हो जाएगा, इसके चक्कर में हम अपना कई बार करियर बदल देते हैं। तो मुझे भी ये लगा कि दादाजी विदेश से काफ़ी अच्छा पैसा कमा के लाए थे और उनका नाम था, तो हमें भी ये लगा कि हम भी विदेश जाके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो 11th में मैं ब्रेन ऑफ क्लास 12th हूँ, मैं क्लास का टॉपर हूँ यादविंद्रा पब्लिक स्कूल में। 12th तक आते आते जैसे ही विदेश जाने का सपना हमने मतलब एक तरीके से मन में संजो लिया कि अब विदेश जाएंगे, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, विदेश की पढ़ाई करेंगे, तो एकदम से चाचा जी को ये हुआ कि अगर मैं विदेश चला जाऊँगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा। तो उन्होंने
उन्होंने बोला कि नहीं विदेश नहीं जाना, यही कुछ करना है। अब ये उम्र ऐसी होती है 11th-12th की कि जो जिद्दी तो थे थोड़े, अब जिद्दी हैं तो ये लगा कि मैं तो विदेश ही जाऊंगा, मैं तो और कुछ भी नहीं करने वाला। आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं वो मैं ना करूं और आप जो चाहते हो वो करूं, तो हो सकता है कि मैं ना करूं। और 12th में अगर आप मुझे विदेश नहीं भेज रहे तो ठीक है, फिर पढ़ाई भी नहीं करता और 60% तो मेरी नींद में भी आ जाएंगे। अब मैं आज कहता हूं कि हमारा विचार बनाए हमारी जिंदगी, हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को बना रही है। और मेरी कहानी लिंक्डइन पे लिखी है कि वी आर व्हाट वी थिंक, आवर थॉट्स मेक आवर लाइफ, कि मैं वही हूं जो मैं सोच रहा हूं, मेरी जिंदगी मेरी सोच से बन रही है। तो जैसे ही मैंने सोचा कि 60 तो मेरी नींद में ही आ जाएंगे, मेरे 62.6% नंबर आए। और घर वालों को भी लगा कि मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो उन्होंने भी कहा कि तुम वापस आ जा। तो मैंने भी जानबूझ के जिद में गंगानगर आ गया और गंगानगर के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैं खेत में ट्रैक्टर पे भी बैठने लगा, ट्यूबवेल पे पानी की बारी पे बैठने लगा। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई तो करनी नहीं है, जब ये चाहते ही नहीं है कि मैं पढ़ूं तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। अब फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए तो मेरे 58% नंबर आए। उससे पहले मेरे हमेशा 90% से ऊपर नंबर आया करते थे। मेरी जिंदगी में मुझे ये भी नहीं पता था कि ये फर्स्ट डिवीजन होता क्या है। पहली बार पता चला फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आई। मैंने कहा यार ये फर्स्ट डिवीजन क्या होती है, तो पता लगा कि 60% से ऊपर जिनके नंबर आते हैं वो फर्स्ट डिवीजन वाले होते हैं। मेरे हमेशा 90% से ऊपर आते थे, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये भी कोई करिश्मा है जो करना था। तो अब ये समझ में आया कि जब मैं ऊपर उड़ रहा हूं तब लोग कह रहे हैं कि इनका जो स्वभाव है या इनकी जो आकांक्षाएं हैं बहुत बड़ी है, बहुत बड़े सपने देखते हैं, इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। तो माहौल मुझे खींचने पे तुला हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैं इनके हिसाब से जी के देखता हूँ, थोड़ा नीचे आके देख लेते हैं। नीचे आके देखा तो तब भी बोलेगी अरे इतनी बढ़िया स्कूलिंग है इनकी, इतना पैसा इनकी पढ़ाई पे लगा है, अरे इनके तो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आए। तो मैंने बैठ के विचार किया कि मतलब जीने तो नहीं देंगे। पहला सबक मेरी जिंदगी का था कि आपके लिए अगर किसी का कोई भी विचार है वो बदल जाएगा। तो मैंने अपने आप से वादा किया कि यही लोग मेरे बारे में एक दिन बोलेंगे कि हमारे घर का सितारा यही है, तो उन्हीं लोगों से बुलवा लूंगा कि उनके घर का सितारा मैं ही हूं। तो भले ही आपके लिए जो मर्जी विचार आए, उन विचारों के बोझ तले हमने दबना नहीं है, हमने फिर उठना है और हम कहीं से किसी भी जगह से हम उठ सकते हैं। सेकेंड ईयर में अपने आप को संभाला। अब जैसा कि संदीप जी ने बताया कि दादाजी ओशो से जुड़े हुए थे, तो घर में 100-200 किताबें ओशो की पड़ी थी। अब मैं गांव में कॉलेज के दौरान कॉलेज जाता नहीं था, तो मैं अब क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैं इन किताबों को ही पढ़ देता हूं। अब उनकी विचारधारा मुझे समझ नहीं आती थी। पहले दिन कुछ समझ आता था, दूसरे दिन कुछ समझ में आता था। अच्छा ये हुआ कि मुझे उसमें एक ध्यान की विधि पता लगी। ध्यान की कुछ विधियां बताई गई थी कि आप अपने श्वास पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठे थे, श्वास पे अब बहुत से लोगों के मन में आपके विचार चल रहा है। अब उन विचारों को आप कैसे थाम सकते हो। आपके अंदर उथल पुथल चल रही है एक तरीके से, तो एक ध्यान की विधि हमें सिखाई जाती है कि आप अपने श्वास पे ध्यान दो, जिससे आप शांत हो सकते हो। क्योंकि उन विचारों को आप थाम नहीं सकते, रोक नहीं सकते। तो आप खाली भी बैठे हो तो मोबाइल की रील पे उंगली चलाने के बजाय उससे आप और ज्यादा विकार रूप में चले जाओगे, क्योंकि आपके अंदर पता नहीं क्या ही कचरा चला जाएगा आपके दिमाग में। उससे बचने के लिए आप सिर्फ इतना ही करिए कि श्वास पे ध्यान दें। एक और विधि थी त्राटका की, जिसमें आप दिए की लो को देख करके उसके ऊपर ध्यान लगाएं। अब जाने अनजाने मुझे नहीं पता था कि ये चीज मेरी जिंदगी बदलेगी कभी। मैं श्वास पे ध्यान देने लगा। मैं शाम को हर रोज 6:30 से 7 बजे के दौरान मैं त्राटक का अभ्यास करने लगा। जाने अनजाने, मुझे कोई पता नहीं था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। गुरु कोई थे नहीं, वो किताबों से ही पढ़ के मैंने सोचा कि मैं ये त्राटक का अभ्यास करूँ। अब मेरे सेकेंड ईयर में 78% नंबर आए। फाइनल में अकाउंटिंग और टैक्सेशन में 94-97 का मैंने स्कोर किया। और मैं सिर्फ एक बार किताब पढ़ के गया था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इंटेलिजेंट तो मैं था, पर मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मैं पथभ्रष्ट था। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हैं, अगर आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं, आप अगर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो मोबाइल की वजह से, चाहे कोई किसी और कारण की वजह से, आप अगर डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप किसी काम के नहीं है। तो इंटेलिजेंट आदमी को फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं भी हैं तो 2-3 चीजें मैंने मेरे अनुभव से पाई हैं
किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए 3 चीजें चाहिए। आपका ध्यान, आपका फोकस इस लेवल का होना चाहिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में हो। ऐसा ना हो कि आप 4 घंटे से किताब लेके बैठे हैं और उसी पन्ने पे बैठे हैं, जैसी आवाज आई कि चाय बना दें क्या, तो पता लगा हम इसी पन्ने पे 3 घंटे से हैं, 4 घंटे से, और फिर हम पन्ना पलटते हैं और बोलते हैं कि हाँ चाय तो पी लेते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो क्या आप वाकई में प्रोडक्टिव हैं? इतनी मेहनत करते हैं, कमरे के अंदर बंद रहते हैं, इनका खाना भी गेट के नीचे से आता है। इसका मतलब हम अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या हम 8 घंटे प्रोडक्टिव हैं? हमारा ध्यान कहाँ है? अगर हमारा ध्यान उसी जगह पे है जो काम हम कर रहे हैं तो हमें कम समय में बहुत कुछ हासिल करने का तरीका मालूम हो जाएगा। तो मैं त्राटक का टेक्निक, अब जितने भी यंगस्टर मुझसे मिलते हैं सबको मैं त्राटक का टेक्निक मैं बताता हूं, क्योंकि उसके बाद बीकॉम होने के बाद जैसे ही मेरा स्कोर दोबारा 90 से ऊपर गया तो मैंने आइल्स का एग्जाम दिया। अब मैं हमेशा उल्टा करता हूं, अगर दुनिया चंडीगढ़ जा रही है पेपर देने तो मैं जयपुर जाऊंगा पेपर देने। तो मैं जयपुर पेपर देने गया कि भीड़ से अलग कुछ करना है। अब वहां पेपर देने गया तो वहां पे आइल्स में ना 40 सेंटेंसेस होते हैं, 40 सेंटेंसेस में 40 शब्द सुनने होते हैं। वो 40 शब्द मैंने अगले दिन गंगानगर आके एक पेज पर उतार दिए, और हैरानी तब हुई जब 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया और मेरा 9 आउट ऑफ 9 का लिसनिंग का स्कोर था। लिसनिंग में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अब उस कंसंट्रेशन का इतना फायदा हुआ कि आज मैं जिन भी लोगों से मिल लेता हूं एक बार वो मुझे याद रहते हैं, मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। तो दोबारा से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर मुझे लगा भारत में ही कुछ करना चाहिए। भारत में फिर लगा कि कॉमर्स वालों को एमबीए करना चाहिए, तो चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया एमबीए की तैयारी के लिए। वहां जाके भी बिल्कुल अलग महसूस हुआ कि 50 के बैच में 45 लोग बीटेक बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हम 4-5 लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, और हमें लगता था एमबीए हमारे लिए है। मैंने कहा ये चल क्या रहा है भारत में? मतलब कॉमर्स वाला सोचता है एमबीए उनके लिए है, बीटेक वाला एमबीए करके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ कुछ बेच रहा है। बहुत ही अलग वहां का अनुभव रहा। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे भी कुछ खास नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 4-5 साल से मैथमेटिक्स का अभ्यास नहीं किया था। हालांकि 12th में मेरे पास मैथ्स थी, पर उस टाइम मोटिवेशन लेवल इतना नहीं था कि मैं अभ्यास कर सकूं। तो मेरा आज जो भी बच्चे एमबीए करना चाहते हैं टॉप के कॉलेजेस से, तो पहला सबक उनको है कि आप कैट की तैयारी पहले से ही शुरू कर दें, 11th-12th के बाद ही शुरू कर दें, और मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 2 एग्जाम तो मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट है और 1 इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक ये तीनों चीज़ें सही नहीं होगी कैट का एग्जाम नहीं क्लियर होता। पहली मेरी लर्निंग। अब मैं ऐसे मोड पे था, मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की क्योंकि विदेश जाना था, सोचा कि बीकॉम के बाद चला जाऊंगा। भारत की सीए नहीं की, सोचा मैंने तो विदेश जाना तो मैं विदेश में ही कुछ करूंगा। 2 करियर मेरे हाथ से फिसल गए, भारत की सीए, सिविल सर्विसेज। तीसरा एमबीए की तैयारी करने बैठा तो वहां भी पता लगा यहां भी मेरा कुछ नहीं होना, विदेश बाहर जाने नहीं दे रहे। 5वां विकल्प है घर में खेत में चला जाऊं। अब क्या करें, अब क्या रास्ता करें? तो मैं कई बार कहता हूं कि आपके विचार बनाए जिंदगी। हम जब आपने गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़े और विश्वास किया कि मेरा ये काम पूरा होगा, तो फिर डर किस बात का और फिर शक किस बात का? जब हम परमात्मा में विश्वास ही कर लेते तो हमें पूर्ण विश्वास करना होता है कि हमने आपको सरेंडर कर दिया है, हम आपके आगे नतमस्तक हो गए हैं। अब जो आपकी इच्छा है, जैसा मेरा रास्ता बनाना है वैसा बना दो। परमात्मा ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया कि एक कॉल आता है, मुझे बोलते हैं कि आपका काम रिमोट एरिया में है। मैं कई बार शुक्र करता हूं कि शुक्र है परमात्मा का कि मेरा काम रिमोट एरिया में है। वो बोले कि आपको ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी पहुंचा तो अगर मेरी किस्मत में या परमात्मा अगर मेरा साथ ना दे रहा होता तो मैं सर्टिफिकेट लेता और बाहर निकल जाता। मेरे मन में विचार आया कि लाइब्रेरी आए हो तो एक चक्कर लगा लो। मैंने लाइब्रेरी में एक चक्कर लगाया, बिल्कुल एक कोने में एक किताब पढ़ी थी, A to Z करियर्स इन यूके, A to Z करियर इन यूके। उसमें ऐसे शब्द थे अकाउंटेंट, मैनेजर, जो भी ऑडिटर्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, टैक्स अकाउंटेंट्स, उनकी सैलरीज थी 80,000 90,000। ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, ये समझ में आया कि 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ तक इनकी सैलरी है यूके में। बाहर आ गया, वो सर्टिफिकेट लेके जाके सो गया। अब जब आपके लिए जब माहौल पैदा होता है ना, जैसी आपकी सोच है वैसे आपके लिए माहौल भी पैदा होता है। मैं कुछ ढूंढ रहा हूं तो अगले दिन जैसे अखबार खोलता हूं
उसमें आता है डू ब्रिटिश अकाउंटेंसी इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश अकाउंटिंग करें। पहले दिन एक विचार आया कि मैं भारत में ऐसी कोई सीए कर सकता हूं जो विदेशी हैं। अगले दिन एक शब्द आता है कि आप भारत में कर सकते हैं। अब मैं पता करने गया तो पता लगा कि केरला में ये डिग्री होती है, उत्तर भारत में पता किया तो एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। अब इस मोड़ पे क्या करेंगे, हार जाएंगे, बाहर जाने नहीं दे रहे केरला। अब मैं इस मुकाम पे आ चुका था कि मैंने अब पूछना छोड़ दिया था, मैंने बताना शुरू कर दिया था कि मैं डिक्लेयर करता था कि मैं ऐसा ही करूंगा। तो मैंने केरला जाने का सोचा, सीधा पंचकुला रेलवे स्टेशन टिकट लेके ही घर गया और घर जाके डिक्लेयर किया कि मैं केरला जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? मैं ऐसा कोई डिग्री हाथ लगाए, आखिरी दाव है, लग गया तो लग गया, नहीं तो घर आ जाऊंगा और जो घर की व्यवस्था है उसके हिसाब से चलूंगा। आखिरी दाव है, लगाने दो। तो चाचा जी मान गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, काला पानी है, खाना कैसे मिलेगा। तो मैंने, उससे पहले मैं एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ था, मुझे लगता था सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ है, मुझे लगता था सब लोग ही मेरे खिलाफ है, कोई मेरे सहयोग में नहीं है, कोई मेरी मदद के लिए नहीं है। केरला जाने से पहले, वो त्राटका करने से पहले थोड़ा मन भी शांत हुआ, थोड़ा फोकस्ड हुए, थोड़ा खुद पे विश्वास बढ़ा। तो एक अपने आप से वादा किया कि आज के बाद जिंदगी में शिकायतें नहीं करूंगा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा कि जिंदगी में कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। उस तरीके से मैं जिंदगी नहीं जीऊंगा और जो भी काम मैंने नहीं किए वो मैं करूंगा। आज आपको लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छा वक्ता दिखाई दे रहा हूं, मैं ट्रेनर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाता हूं, पर ऐसा मैं नहीं था। मैं चुपचाप क्लास के लास्ट बेंच पे बैठता था, नंबर मेरे हमेशा 90 से ऊपर आ जाते थे, पर बोलता नहीं था। तो केरला जाने से पहले अपने आप से वादा किया कि अब मैं उठ के बैक पेन से आगे आया करूंगा, क्योंकि केरला में तो मेरे को कोई जानता नहीं है, सब लोग मलयालम में मेरे खिलाफ बोलते थे, उल्टा सीधा भी बहुत कुछ बोलते थे। तो मैं परेशान नहीं होता था। शुक्र है परमात्मा का कि मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां पे कोई भी चैलेंज करता था कि आप में बाहर कौन आएगा, तो मैं हमेशा अपना हाथ खड़ा कर देता था। ऐसा नहीं कि पहली बार में हाथ खड़ा कर दिया, मैं देखता था कि कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा तो मैं अपना हाथ जरूर खड़ा करूंगा, जो काम कोई नहीं करेगा वो तो मैंने करना ही है। तो मैं अपना हाथ खड़ा कर देता था और हमेशा बैक बेंच से आगे आके स्टेज पे कुछ ना कुछ बोलता ही था, कुछ ना कुछ मोटिवेट कर देता था, कुछ ना कुछ गाइड कर देता था। और मैंने वहां पे मेरी त्राटका का अभ्यास कंटिन्यू रखा। वहां पे जाने के बाद पता चला कि जो लेबर गई थी केरला से, जो विदेश में, उन्होंने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 200 स्टूडेंट्स का एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जो अपने बच्चों को इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं। बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं लेते हैं, नॉर्थ इंडिया का एक भी व्यक्ति नहीं था उनमें। मैंने जब उनको फोन किया कि मैं ACCA करना चाहता हूं, तो बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया वाले यहाँ सेटल नहीं होते, आप रहने ही दो। अब मैं तो जिद्दी हूं, मैंने कहा कि मैं तो आऊंगा, अगर आपके यहाँ जो भी जैसा भी है किताब तो बता दोगे, मुझे इशारा तो कर दोगे कि ये किताब पढ़नी है, चाहे कुछ ना समझ में आए मैं तो कर ही लूंगा। तो ऐसे जिद से मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद पता चला कि वहां पे जितने भी बच्चे थे वो 9 पेपर के बाद विदेश चले जाते थे। एक भी उनके पास ऐसा बच्चा नहीं था जिसने पूरी डिग्री उनके पास की हो, क्योंकि मौका इतना बड़ा था। 9 पेपर्स के बाद ही उनकी नौकरियां विदेश में लग जाती थी, वो UAE गल्फ देशों में चले जाते थे। केरला का UAE के साथ थोड़ा सा कनेक्शन है, तो वहां बच्चे 9 पेपर के बाद चले जाते थे। मैं मेरे अभ्यास में मन में सोचा करता था मैं दिल्ली जाऊंगा और मेरी नौकरी दिल्ली लगेगी। अब जैसे ही मैं केरला जाता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G20 देशों की समिट में साइन करते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग लागू करेगा 2011 में। अब मैं कई बार कहता हूं लक फेवर्स द ब्रेव, आप फैसला लो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आप हिम्मत तो करो आपकी किस्मत चमक जाएगी। मैंने हिम्मत की तो मेरी किस्मत चमक गई कि हमारा प्रधानमंत्री मेरे लिए फैसले ले रहा है। तो ऐसा मोड़ आ गया जब मुझे लगने लगा सारी दुनिया मेरे लिए जी रही है, सारे लोग मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, कि कोई जो भी फैसला ले रहा है। पहले सोचता था सारी दुनिया खिलाफ है, तब सारी चीजें खिलाफ में होती थी, उल्टी होती थी, परेशान रहता था। जैसे ही मन को समझाया कि अरे सब लोग तो मेरे लिए जी रहे हैं, सब लोग मेरे सहयोग के लिए हैं, सब लोग तो हमारी मदद के लिए ही हैं, तो जिंदगी थोड़ी बदली, विचार बदले, जिंदगी बदली। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से मेरे लिए साइन करने चले गए G20 समिट में कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग लागू करेगा। अब ये फैसला हो गया, तो अब US से एक कंपनी ने अपना ऑफिस खोला कि वो भारत में अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग सिखाएंगे। मैं तब तक मतलब मेरे उस टाइम 9 पेपर ही हुए थे और उनमें एक पेपर अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग पे था। अब मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग का पेपर मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरी जिंदगी बदलेगा और इसकी वजह से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कभी पढ़ाऊंगा। जैसे ही मैं दिल्ली आया, 4 दिन के अंदर मुझे जॉब ऑफर आता है और
उसमें ये था कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाना है। अब मेरी डिग्री आधी है, उससे पहले मैं स्पीकर नहीं हूँ, पर मौका ऐसा मिल रहा है कि मुझे सीएस के सामने जाके खड़ा होना है और मुझे उनको पढ़ाना है। पहली बार फ्लाइट चढ़े, चेन्नई का फ्लाइट था, अशोक लीलैंड की कॉर्पोरेट ऑफिस में 52 चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने मुझे ट्रेनिंग देना था सुबह से लेकर शाम तक। अब एकदम से पेट में तो जैसे तितलियां उड़ रही हों उस टाइप से डर भी लग रहा था कि ये सीए तो मतलब इतने ज्ञानी होते हैं कि ये मुझे तो बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं और जो भी पूछेंगे हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊं। पर मैंने विश्वास रखा अपने आप पे और जिस तरीके से मैंने वो ट्रेनिंग की, एक बुजुर्ग सीए मेरे पास आके बोले कि आपने हमें स्कूल के दिनों की याद दिला दी, धन्यवाद। तो मैंने परमात्मा का शुक्र किया उस दिन और भाग लिया। उसके बाद मुझे पता लग गया कि मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज लग चुकी है जिसको लेके मैं भाग सकता हूं। तो 2009 में जो 3 लोग मेरे साथ हायर हुए, वो तीनों को तीनों यूके से यही चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री ACCA 50-50 लाख रुपए खर्च करके इंग्लैंड से करके आए थे। और वही डिग्री आज मैं भारत में 5 से 6 लाख रुपए में करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं मिला तो उसी दिन दर्द था कि उत्तर भारत में पहला ACC का इंस्टीट्यूट मैं खोलूंगा, क्योंकि उत्तर भारत में कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो 2009 में जब मेरी नौकरी लगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाने लग गए, हमारी पूरी टीम को एक बड़ी कंपनी है KPMG उन्होंने उठा लिया। तो मैं भीड़ में जाना पसंद नहीं करता हूं, तो मैंने कहा मैं शेर हूं, भेड़ नहीं हूं, इज्जत से लेने आओगे तो मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वो ट्रेनिंग के दौरान एक बार मेरे एक सीनियर मेरे पास आते हैं, मैंने सबसे कॉम्प्लेक्स कोई अकाउंटिंग का टॉपिक था उस पर ट्रेनिंग दिया कंसोलिडेशन पे। तो उन्होंने पूछा क्या कह रहे थे, फीडबैक कैसा रहा? मैंने कहा कह रहे थे हीरा कहाँ छुपा रखा है। तो उनको लगा, कहते तुम हीरा हो तो मैं क्या हूं? मैंने कहा हीरा आप भी होंगे, कोहिनूर की बात अलग होती है। ये मेरा एटीट्यूड था जब मैं 9 पेपर कर रहा था। मैं अपने आप को हीरा ही समझ रहा हूं, तभी दुनिया भी हीरा समझेगी। और सिर्फ हीरा समझने से काम नहीं चलता है, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। पढ़ाई के दौरान इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी नौकरी लगने के बाद 3 बजे तक पढ़ता था सुबह, और 8 बजे कई बार मेरी ट्रेनिंग होती थी। मैंने इस तरीके से तैयार किया कि अगर कोई सुबह सुबह फोन करता है कि मेरी बीवी बीमार है, आज मुझे मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, कोई भी सीए फोन करके कहता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने अपने आप को तैयार किया हुआ था कोई ना करे मैं करूंगा। क्योंकि 60 से 70 सीए बैठे होते थे, उनका टाइम कीमती होता था। आप ये कह के क्लास कैंसिल नहीं कर सकते कि आज टीचर नहीं आ पाएंगे या फैकल्टी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो बीमार हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे घर पे कोई समस्या हो चुकी है, इस वजह से क्लास कैंसिल नहीं हो सकती। 60-70 लोग अपना कीमती समय देके किसी होटल में आके इकट्ठे बैठ के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो मैंने अपने आप को तैयार किया, कोई भी मना कर देगा मैं तैयार हूं, मैं पहुंच ही जाऊंगा। चाहे मैंने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मैं उस तरीके से तैयार रहता था कि कोई मना कर दे मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। तो उस कंपनी को भी बहुत ज्यादा विश्वास था मेरे ऊपर। मेरी सैलरीज भी रातों रात बढ़ जाती थी, हर 3 महीने में 50% का इंक्रीमेंट हो जाता था, हर 6 महीने में। जब शुरुआत की थी तो लगा था कि बहुत कम पैसे हैं, पर जैसे वो बढ़ने लगे तो डर भी लगता था कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2012 में मेरी जॉब लग गई अबू धाबी में, टूरिज्म डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में। वहां की हवा में मुझे थोड़ी सी घुटन सी महसूस हुई। बड़े होटल में ठहरे हुए थे, अच्छा खाना पीना भी मिल रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, पर मेरे मन में था कि जो मुझे नहीं मिला मैं दूंगा, मुझे जो नहीं मिला मैं दूंगा। मुझे क्या नहीं मिला? मुझे ACCA क्वालिफिकेशन जिंदगी में लेट मिली, उत्तर भारत में कोई पढ़ा नहीं रहा। मेरे मन में था कि मैं जो मुझे नहीं मिला मैं युवाओं को जरूर दूंगा। 10th 11th 12th के बाद बच्चों को इस क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर बताऊंगा। मेरा छोटा भाई गौरव धारनिया भी आज ACC है, वो भी BCom के बाद CA कर रहा था। जैसे ही मेरी नौकरी लगी अगले साल ही उसका एडमिशन ACCA में करवाया। उसने 2-3 साल में ACCA खत्म किया और वो भी गुड़गांव में जॉब कर रहा था। उसे भी वो अब चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुका है, हमने एक चंडीगढ़ भी सेंटर ओपन किया है और वहां पे अब गौरव मेरा छोटा भाई जो ACCA मेंबर है वो वहां से मैनेज करेगा। अब मेरे मन में आया कि मैं घर के सभी लोगों को ACCA बना दूं। मेरे घर में 2010 में मेरी शादी थी, विचार बनाए जिंदगी में, ऐसा कहता हूं कई बार। मेरी शादी की डेट भी तय थी, मैंने 10-10-10 को शादी की, पहले से ही 2 साल पहले डिक्लेयर कर दिया कि मैं 10-10-10 को शादी करूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मौसी के बेटे को हमने सोचा कि हम ACCA बनाएंगे। मेरी वाइफ कहती कि मेरी मौसी का बेटा भी ACCA करेगा। हमने दोनों को ACCA में एडमिशन करा दिया। आज एक केरला में सेटल्ड है, एक कनाडा में सेटल्ड है। उसके बाद परिवार के और सदस्यों को भी जैसे जैसे पता चला कि ऐसा कुछ कोर्स है जो कि बढ़िया है, जिसके दम पे नौकरी लग सकते हैं। एक परिवार में एक और सदस्य हैं नितेश, जो आज हनुमानगढ़ में बैठे हुए अच्छे पैकेज पे अपने घर से एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अबू धाबी से मैं 2012 में वापस आ गया और मैंने ACCA इंस्टीट्यूट ओपन किया ईस्ट पटेल नगर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ।
हम अच्छा काम कर रहे थे, पर होता है ना कि आप अपने आप को कोई विचार दो तो बड़ा सोच समझ के देना, क्योंकि वो कब सच हो जाएगा आपको पता भी नहीं है। मैं केरला में जब ध्यान करता था, मैं त्राटक के अभ्यास करता था, तो अपने आप से कहता था कि मैं केपीएमजी में काम करूंगा एक दिन, मेरी दिल्ली में नौकरी लगी कि मैं केपीएमजी में काम करूंगा। आपका दिया हुआ विचार इतना प्रबल हो जाता है कि पूरी कायनात, पूरा माहौल आपको वो देने के लिए तत्पर हो जाता है और आप उसमें मना भी नहीं कर सकते। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि आपके मन में जो भी विचार आता है वो विचार एक दिन हकीकत बनेगा। तो आप जो भी देख रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जिस माहौल में रह रहे हो, वही आपकी जिंदगी की हकीकत होने वाली है। तो बड़ा सोच समझ के अपने विचार, अपना माहौल, हर चीज को बारीकी से देखो, क्योंकि वही आपकी जिंदगी को शेप अप करेंगे। 2012 में पहला एससीसी इंस्टीट्यूट ओपन किया दिल्ली में, पर 6-7 बार उसी कंपनी से कॉल आ गया जिसमें कभी जाने का सोचा था। और माँ बाप भी बोलते थे कि आप खुद एक बहुत बड़ी कंपनी में काम नहीं किया, आपने बिग फोर में काम नहीं किया, आप कैसे कह सकते हो कि हमारे बच्चे भी बिग फोर में काम करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा जीवन तो सिर्फ ये साबित करने के लिए है कि कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने केपीएमजी ज्वाइन कर लिया। 1 साल बाद ही मेरा वहां प्रमोशन हुआ। केपीएमजी में 3 साल से पहले जल्दी से प्रमोशन नहीं होता, 3-4 साल लग जाते हैं लोगों को। मेरा 1 साल में ही प्रमोशन हुआ और मैं केपीएमजी एकेडमी का मतलब जो गिने चुने टॉप के आईएफआरएस अकाउंटिंग के जो लीडर्स थे उनमें मैं शामिल था और मैं ट्रेनिंग देता था, उसका मैं लीडर था। उसमें हमें मौका मिलता था कि हम, वो बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ी हुई है, तो हम हर कंपनी में ट्रेनिंग दिया करते थे, जिसमें हर बैच में 50-60 लोग हुआ करते थे और साल में कम से कम 7-8 बैच ऐसे निकाला करते थे जिसमें हजारों सीएस पढ़ते थे। तो वो जो अनुभव था ना, जो एक पहले डर था कि तूने सीए नहीं किया, परमात्मा ने मौका दिया मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाने का, क्योंकि मेरे पास जो काबिलियत थी वो उनके पास नहीं थी और मैं उनको वो पढ़ाई करवा रहा था जो मेरे पास था, क्योंकि मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग का ज्ञान था। उसके बाद मैंने टीएमएफ ग्रुप ज्वाइन किया। फिर मुझे लगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सिलेबस चेंज हो रहा है, इनको मुझे गाइड करना चाहिए। उनके लिए फिर मैंने एक किताब लिखी, इंड एज कंसेप्ट्स इन वन डे। इंड एज भारत में अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग को भारत में इंड एज के नाम से जाना जाता है। 2019 तक आते आते क्या हुआ कि पेरेंट्स के सवाल थे कि एसीसीएच को बड़े लेवल पे नहीं लेते, तो मैंने सोचा ये सवाल भी पूरा कर ही देता हूं। तो अपॉर्चुनिटी आई, मेरी किताब किसी सीनियर डायरेक्टर के हाथ लगी बॉम्बे में, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने कहा कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूंगा, पर मेरी डिमांड ये है कि मुझे इतने पैसे चाहिए और डायरेक्टर लेवल चाहिए, अगर ये आप दे सकते हो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो उनको अगले दिन ही सुबह 11 बजे कॉल करना पड़ा, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी, आपने सोच लिया है, आपने तय कर लिया, तो कुछ भी असंभव नहीं है। डायरेक्टर के लेवल पे ज्वाइन कर गया, 2 साल उनके साथ रहा। फिर मुझे लगा कि मुझे अपना ही करना है, क्योंकि मुझे तो युवाओं को प्रेरित करना है, मुझे तो गाइड करना है, क्योंकि मेरे घर के काफी बच्चे अब एसीसी करने के लिए तैयार होने लगे। मैं डरने लगा, क्योंकि मैं उनको एसीसी गाइड करता था, वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में फंस जाते थे, फिर बोलते थे कि अंकल ने हमें सही दिशा नहीं दी। तो मुझे ये लगने लगा कि इनको सही दिशा भी मुझे देनी पड़ेगी और इनको पढ़ाना भी मुझे ही पड़ेगा और इनको खींच के ले जाना भी मुझे ही पड़ेगा। और अगर मैं वहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ मौके मिलते रहते थे, बड़े मौके मिलते रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना शहरी छोड़ देता हूँ, मौके नहीं मिलेंगे तो मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊंगा। पर परमात्मा भी मेरी परीक्षा बार बार लेता है। जैसे ही मैं हरिद्वार पहुंचा तो मुझे लंदन से ऑफर था एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का, करोड़ों का ऑफर दे रहे थे। मैं फिर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हर बार जब भी मैं बड़ा करने का सोचता हूँ परमात्मा मेरी परीक्षा लेता है। तो एक बार के लिए हम हरिद्वार के मोड़ पे, देहरादून मोड़ के ऊपर खड़े हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों खड़े हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें। मैंने कहा एक बार ऋषिकेश चलते हैं। फिर अपने आप से फिर बात की कि असल में चाहता क्या है, क्या पैसा कमाना है या दिल को संतुष्टि चाहिए कि मैंने इतने लोगों को कामयाब कर दिया। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा घर तो मेरे दम पे रोशन हो ही जाएगा, पर अगर मैं भारत में रहता हूं तो 50 से 100 घरों को मैं कामयाब कर दूंगा, और इन 50 से 100 घरों को मैं कामयाब करूंगा। इन घरों में अगर रोशनी होगी तो इन घरों की रोशनी से मेरे घर की खिड़की खोलूंगा तो मेरा घर वैसे ही रोशन हो जाएगा। तो मैंने विदेश जाने का विचार एक बार के लिए छोड़ दिया और हम देहरादून चले गए। परमात्मा ने इतना साथ दिया, इतनी दुआएं कमाई पिछले 10-12 साल में, इतना साथ दिया। मैंने देहरादून चुना, क्यों चुना? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बहुत था, हर किसी को लगता था कि आप बहुत बड़े पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हो। मैंने कहा मैं तो पेड़ नहीं हूँ, इंसान हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, तो क्यों ना देखा जाए कि देश का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है। मैंने मैप मंगाया, हरा भरा कहा है, हरा भरा मुझे देहरादून में दिखाई दिया। देहरादून में दिखाई दिया तो मैंने
मन बना लिया कि मैं अमित हरनिया ग्लोबल एकेडमी शुरू करूंगा देहरादून में। और जैसे ही मैं देहरादून पहुंचा, आसपास मेरे लोगों ने बोला कि आप मेयर ऑफ देहरादून को इनवाइट कर लो। मैंने कहा यार मैं तो किसी पार्षद को भी नहीं जानता हूँ, यहाँ पे नया शहर है और मुझे कोई नहीं जानता है। तो पता लगा कि एक स्टूडेंट थी जिसको मैं गाइड कर रहा था, वो किसी इंस्टीट्यूट में फंस चुकी थी। वो मेरे को फ़ोन करती थी, मेरे से 15 मिनट बात करने की वजह से वो पास हो जाया करती थी। तो उनका फ़ोन आया कि सर मैं देहरादून से हूँ, मैं आना चाहती हूँ। फिर उनका थोड़ी देर 1-2 दिन बाद फ़ोन आता है कि मैंने पापा को बताया आपके बारे में कि आप देहरादून आ रहे हो। तो मैंने कहा हाँ इनॉग्रेशन में बुलाओ, हमने मेयर ऑफ देहरादून को बुलाया हुआ है क्योंकि मेरे आसपास लोग कह रहे हैं कि वो मेयर को बुलाएंगे। कहते पापा ने बताया नहीं। मैंने कहा पापा क्यों बताएंगे कि मेयर ऑफ देहरादून आ रहे हैं? कहते मेरे पापा ही मेयर है देहरादून के। तो मैंने ऐसे हाथ खड़े कर लिए। मैंने कहा, मेरी वाइफ ने पूछा क्या कर रहे हो? मैंने कहा दुआएं बरस रही है तो ले रहा हूँ कि परमात्मा की दुआ हर तरफ से लगी हुई है मेरी तरक्की में, मेरी कामयाबी में। क्योंकि तो मुझे विश्वास हो गया कि मैंने देहरादून क्यों चुना, क्योंकि शहर में सिर्फ एक आदमी को जानता हूँ, वो भी शहर का मुखिया है। और वो खुद चल के आए मेरे यहाँ पे इनॉग्रेशन पे, और उन्होंने वहाँ पे बोला कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आपने उत्तराखंड की धरती को चुना, काश आप पहले आ गए होते तो मेरी बेटी आपके साथ पढ़ती। पर और उस विचार के साथ हमने 2019 में शुरू किया। जैसे ही शुरू किया 6 महीने बाद कोरोना आ गया, पर मैं डटा रहा क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पहले साल मेरे पास 2 बच्चे थे, फिर 4 आए, फिर 15 आए, अब 70 से 80 बच्चे मेरे पास देहरादून में पढ़ रहे हैं। और उसमें 25 से 30 तो बिश्नोइयों के बच्चे हैं और ज़्यादातर मेरे परिवार के बच्चे हैं। मतलब मेरे हर भतीजे भतीजी भांजे भांजी छोटे भाइयों बहनों को ये विश्वास है कि मैं उनकी ज़िंदगी बदल दूंगा। और सबके बैग पैक्ड हैं देहरादून जाने के लिए। किसी ने 7th में मन बना रखा था, किसी ने 8th में मन बना रखा, और सभी पहुंच रहे हैं। अब तक आप लोगों से रूबरू होने का मौका नहीं मिला था सभी, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच का, जिस वजह से मैं मेरी बात बिश्नोइयों के घर के हर उस युवा को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अपना करियर अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग में बनाना चाहता है, दुनिया में कहीं भी काम करना चाहता है, तो मैं उन्हें मार्गदर्शन दे सकता हूँ और उन्हें दुनिया में कहीं भी इस्टेब्लिश होने में मदद कर सकता हूँ। अभी थोड़ी दिन पहले खिचड़ी का जो आंदोलन हुआ, उसमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हमारी कमजोरी थी कि हम सरकार से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी कंपनियों ने ठेका ले रखा है कि वो खिचड़ी के वृक्ष काटेंगे। अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे मैंने कभी अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग किया था, वैसे ही अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग आने वाली है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, मैं उसकी पढ़ाई अभी से कर रहा हूँ और मैं भारत के गिने चुने लोगों में होऊंगा जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की पढ़ाई करवाएंगे। फिर मैं दोबारा से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की पढ़ाई करवाऊंगा। तो जब मैं यहां से देखता हूं तो अब हम बिश्नोइयों के पास एक ऐसा मौका आने वाला है कि हम दुनिया में अगर हम ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, हमारे हाथ में ग्लोबली एक साइनिंग पावर आ जाएगा कि आप जर्मनी में अगर कोई पेड़ काट रहा है, अगर कोई वाटर पॉल्यूट कर रहा है, अगर कोई हवा पॉल्यूट कर रहा है, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट में वो ब्यौरा देंगे कि उन्होंने जो मुनाफा कमाया वो कितना पोल्यूशन करके कमाया, कितने पेड़ काटे, कितना पानी को प्रदूषित किया, कितना जमीन को प्रदूषित किया, क्या उन्होंने वो जमीन ठीक कर दी, क्या उन्होंने इतने पेड़ लगाए। तो उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, एक एस्टैब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके साइन होगा, उसके बाद उनकी कंपनी की रिपोर्टिंग होगी। तो ये इस कदम में काम चल रहा है। अभी वो ताकत अभी आई नहीं है। अभी विदेशों में भी पहली टॉप की 500 कंपनीज पे वो लागू हुआ है, भारत में सिर्फ टॉप की 100 कंपनियों पे वो लागू हुआ है। आने वाले समय में हर कंपनी पे ये लागू होगा कि अगर उन्होंने मुनाफा कमाया तो उन्होंने प्रदूषण कितना पैदा किया, पानी कितना खराब किया, उन्होंने जमीन कितनी खराब की, उन्होंने पेड़ कितने काटे, और उन्होंने कितने लोगों को रोजगार पे रखा, कितने लोगों को नौकरी से निकाला। हर चीज का ब्यौरा आएगा। उसको बोलते हैं ESG रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। अभी तक जो रिपोर्टिंग होती थी वो सिर्फ होती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि किसी कंपनी ने जो खाते बनाए हैं क्या वो सही बने हैं नहीं बने हैं, उनकी ऑडिटिंग होती थी, एक CEO उस पे साइन कर देता था कि ये खाते सही हैं। अब बात सिर्फ खातों तक नहीं रही, अब बात ये है आपने मुनाफा कमाया तो क्या आपने धरती के बारे में सोचा, क्या आपने लोगों के बारे में सोचा, क्या आपने जो भी कमाया क्या ईमानदारी से कमाया। तो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, यूनाइटेड नेशंस के ऐसे 17 गोल है जिन पे काम हो रहा है, जिनके बेसिस पे ये एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस का पूरा ढांचा तैयार हो रहा है, पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, और धीरे धीरे ये हर देश में लागू होगा। तो पहले तो मैं कहता था कि ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मैं कह रहा हूं कि ग्लोबल ESG प्रोफेशनल्स,
बनने के लिए जितने भी मेरे छोटे भतीजे भतीजी भांजे भांजी हैं सब तैयार हो सकते हैं ग्लोबल ESG प्रोफेशनल बनने के लिए। ये एक ऐसी ताकत है कि पूरी दुनिया में कहीं भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, ऐसी ताकत है पूरी दुनिया में कहीं भी रिपोर्ट साइन कर सकते हैं। जिनको भारत में प्रैक्टिस करना है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको भारत की CA ही करना चाहिए। जो 250 करोड़ से कम की कंपनी में काम करना चाहते हैं, जो खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें भारत में भारत की चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री करना चाहिए। जिन्होंने 250 करोड़ से ऊपर की कंपनियां, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना है, उनके लिए कोई फर्क नहीं रह जाता कि वो ACCA करें या CA करें। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा, बिना सोचे समझे इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के विदेशों में जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई बहन भतीजा भतीजी भांजा भांजी लेबर के रूप में विदेशों में जाए। मैं उनके लिए भारत में बैठा हूं। अगर मैंने उस तरीके से जाना होता तो मैं कभी चला जाता। तो मैं इसीलिए बैठा हूं ताकि मैं इस युवा पीढ़ी को रोक सकूं जो लेबर के रूप में विदेशों में जाना चाहती है। मैं उनको कम खर्च करके विदेशों में एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए तैयार हूं। पिछले 14 साल में मैंने 10,000 से ज़्यादा पढ़ा दिए। नौकरी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप में काबिलियत है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो अगर आपने डिग्री कर ली तो आगे जिन कंपनीज ने, जिन लोगों ने इंटरव्यू लेना है, वो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं। जो देश की क्रीम है वो पिछले 14 सालों में मेरे से पढ़ चुकी है, और दोबारा मैंने अभी उनको फ्री में पढ़ाना का सोच रहा हूँ। ESG रिपोर्टिंग, IFRS रिपोर्टिंग, ताकि उनसे नेटवर्क मेरा जुड़ा रहे और पूरी दुनिया में वो नेटवर्क फैला हुआ है। क्योंकि जो भारत की जो क्रीम थी वो विदेशों में भी फैल गई है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। और एक और फायदा ये है कि शॉर्ट करो थोड़ा। ठीक है, बस मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ और कंक्लूड कर देता हूँ। बस कुछ बातें मैंने सोची हुई थी कि मैं बोलूँगा। तो कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप 3 चीज़ों का ध्यान रखिए जो मेरे अनुभव से मैंने सीखा। फोकस, बिलीव, नॉलेज। जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे नॉलेज के पीछे पड़े हुए हैं। तो एक आखिरी लाइन से मैं ये जो मेरी कहानी है वो पूरी करना चाहता हूँ कि जो अर्जुन है, अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, तो अर्जुन के पास ऐसा क्या खास था जो और कौरवों पांडवों के पास नहीं था, या और जो धनुर्धर थे उनके पास नहीं था? क्या किसी में नॉलेज की कमी थी कि क्या किसी को तीर चलाना नहीं आता था? अगर तीर चलाने की बात हो तो सभी को तीर चलाना आता था, पर अर्जुन में खास क्या 2 चीजें थी। अर्जुन का फोकस अव्वल दर्जे का था। अर्जुन का जो कंसंट्रेशन पावर था वो बहुत ही जबरदस्त था, और कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव की जा सकती है। ये एक एबिलिटी है जो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, अर्जुन में क्या ताकत थी कि अर्जुन को बार बार ये विश्वास दिलाया गया था कि तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है, कि तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। इस बात के विश्वास को मेंटेन करने के लिए द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से अंगूठा तक मांग लिया था, ताकि अर्जुन का विश्वास बना रहे कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। अगर किसी भी इंसान को कामयाब होना है तो वो 3 चीजों पे जरूर काम करे, अपने विश्वास को बनाए रखे। विश्वास बनाने का भी तरीका है, अगर आपके मन में कोई विचार आ जाता है जो आपके खिलाफ है, आप उसको रिप्लेस करिए और वो सोचिए जो आप चाहते हैं। सोचो वही जो चाहो, तो आपके विचार बदल सकते हैं। आप अपना विश्वास बनाइए, आप अपना फोकस मजबूत करिए, नॉलेज, ज्ञान अर्जित करिए। आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमित जी। युग जिस तरीके से बदल रहा है, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, इस बदलते वक्त के अंदर जो दुनिया की रफ्तार है, उस रफ्तार में यदि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर कैसे खड़े रहना चाहते हैं और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो इस बात के लिए हमें अमित धारणिया से जानकारी लेनी पड़ेगी। उनसे ये पूछना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने बदलते समय को समझा, उस तरीके से हम भी बदलते हुए समय को समझे, और जो जो चुनौतियां और जो जो कार्य क्षेत्र हमारे सामने नए पैदा हो रहे हैं, उनमें हम भी अपनी संभावनाएं तलाशें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।